Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 1st of May 2020 Friday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and in today's discussion we are going to cover these much articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. RIL announces India's largest rights offer. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट वीक रिलायंस जियो में और फेसबुक में एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें फेसबुक ने रिलायंस जियो के 9.99% शेयर्स को खरीद लिया है और उसी दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने यह भी अनाउंस किया था कि रिलायंस इज़ प्लानिंग टू मेक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अ डेट फ्री कंपनी बाय फाइनेंशियल ईयर 2021। तो उसी के लाइन में रिलायंस ने कल एक बहुत बड़ा राइट ऑफ़र अनाउंस किया है और इतना बड़ा राइट ऑफ़र अभी तक इंडिया में 30 सालों से अनाउंस नहीं हुआ है। द कंपनी इज़ प्लानिंग टू रेज 53,125 करोड़ बाय इशूइंग 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 15 शेयर। कंपनी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 53,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करना चाह रही है बाय इशूइंग दिस इक्विटी शेयर फॉर एवरी 15 शेयर टू द एलिजिबल शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो इक्विटी डाइल्यूशन होगा वो कितना होगा, 6.7% कंपनी अपना इक्विटी डाइल्यूट करेगी और जिसमें पर शेयर के जो प्राइजेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1,257 पर शेयर प्राइस पे वो इक्विटी शेयर को निकालेगी। हालांकि ये जो प्राइस फिक्स किया है ये ऑलरेडी जो क्लोजिंग प्राइस कल का रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स का उस पर 14.3% का डिस्काउंट दिया है। कल का जो शेयर प्राइस था वो कितना था, 1,467.05 था, उस पर 14.3% का डिस्काउंट देकर जो शेयर प्राइस आया है दैट इज़ 1,257 पर शेयर और जिससे कि कंपनी का 6.7% का इक्विटी डाइल्यूशन होगा और अप्रॉक्सीमेटली 53,000 करोड़ का फंड रेज होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो इशू प्राइस है ये हायर है स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस और रिलायंस के परफॉर्मेंस से कुछ ज़्यादा हायर है। शेयर होल्डर्स विल नीड टू पे 25% एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन और जो शेयर होल्डर सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं इस इशू को उनको इनिशियली 25% फॉर्म के साथ देना होगा और रेस्ट दे कैन पे इन 1 और मोर इंस्टॉलमेंट एज वेल। तो उससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी है जिससे कि सब्सक्रिप्शन के रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी दी है, क्योंकि इस समय मार्केट में कैश क्रंच है, ये इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमिस्ट भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई। एक्सपर्ट्स सच एज नवीन, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट एक्सिस बैंक सिक्योरिटी सेज प्राइसिंग इज कॉन्फिडेंस। प्राइसिंग कॉन्फिडेंस है, क्यों, क्योंकि अभी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है मार्केट में जिसकी वजह से प्राइसिंग को थोड़ा सा हायर किया गया है। ऑन द अदर हैंड, इन ऑर्डर टू बूस्ट द शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस, जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने इस बात की भी गारंटी दी है कि अगर जो सब्सक्रिप्शन है उसका वो आधा सब्सक्राइब करेंगे अगर वो अनसब्सक्राइब रह जाता। जितना अमाउंट का सब्सक्रिप्शन ऑफर इशू किया गया है अगर वो अनसब्सक्राइब रहता तो उसका अप्रॉक्सीमेटली आधा जो है वो प्रोमोटर्स खरीद लेंगे या सब्सक्राइब करेंगे। तो ये एक मूव है रिलायंस इंडस्ट्री का रिलायंस को डेट फ्री कंपनी बनाने के लिए 2021 तक का। अभी थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, 53,000 करोड़ का साइज़ का इशू है, प्राइस पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली ये है। और इससे पहले जो अगर हम बात करें कि पिछले ईयर में जो सबसे बड़े इशू ऑफर आए थे वो वोडाफोन, आइडिया और भारती एयरटेल की तरफ से आए थे और ये रिलायंस का जो ऑफर आया है ये इन दोनों से भी बड़ा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स बाय 6.5%। कोविड-19 से रिलेटेड जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है उसकी वजह से जो इंडिया के 8 कोर सेक्टर थे उनकी भी ग्रोथ में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया और वो कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया है, दैट इज़ 6.5% इन मार्च आफ्टर 7.1% ग्रोथ इन द प्रीवियस मंथ। फरवरी में जो ग्रोथ थी वो 7.1% की थी लेकिन मार्च में ये कॉन्ट्रैक्ट करके 6.5% तक रह गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन मार्च 2020 में हुआ है ये इस सीरीज़ का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है। विद द लॉकडाउन इन प्लेस थ्रू आउट द अप्रैल 2020 which is expected to have severely curtailed production in many core sectors, the contraction in
कोर आउटपुट इज लाइकली टू वर्सन टू द अलार्मिंग लेवल। ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने पहले ही अलार्म कर दिया था कि जो कोर आउटपुट है, कोर इंडस्ट्रीज़ का आउटपुट है, वो और भी वर्स्ट होगा आने वाले टाइम में। The revised figure for February released by the Commerce and Industry Ministry on Thursday pegged it at 19 months high. एक्सपर्ट ने भी वार्न किया है कि जो ये लास्ट मंथ का जो ड्रॉप हुआ है ये फिर से आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि इकोनॉमिक लॉकडाउन है और रिसेंटली अभी भी कोई ऐसा रिज्यूम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं देखा जा रहा है और इसकी वजह से प्रोडक्शन और हिट करेगा। फॉर इंस्टांस द लॉकडाउन कर्टेल द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बाय 25% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। जैसे कि हमें सबको पता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी क्लोज हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो इंडस्ट्री की डिमांड है, वो सब बिल्कुल ज़ीरो है। जब ज़ीरो है तो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है इंडिया में वो 25% ईयर टू ईयर बेसिस के अकॉर्डिंग डाउन है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर है कोर इंडस्ट्रीज़ में। इन मार्च ओनली द कोल सेक्टर सॉ ग्रोथ अमंग द 8 सेक्टर्स। केवल कोल सेक्टर में ही ग्रोथ देखी गई है, सारे 8 सेक्टर्स के में हमने नेगेटिव ट्रेंड ही देखा है। आउटपुट रोज बाई 4% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ्स 10.3% ग्रोथ। तो कोल के सेक्टर में ही जो ग्रोथ आई है वो देखी गई है, अदरवाइज रेस्ट 7 सेक्टर्स हैव सीन द नेगेटिव ट्रेंड। अगर हम इसको ग्राफ में देखें कि हर जो कोर सेक्टर है उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितना डिक्लाइन आया है, तो जो कोल है उसने पॉजिटिव ट्रेंड शो किया है। रिफाइनरी -0.5, जिसमें सबसे कम जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, जो रिफाइनरी सेक्टर है उसमें सबसे कम हमने डिक्लाइन देखा है। जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन वो सीमेंट में क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल बंद है। नेचुरल गैस में भी डिक्लाइन -15.2 का देखा गया, स्टील में भी है, फर्टिलाइज़र में भी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी है एंड क्रूड ऑयल में भी है। रिफाइनरीज़ में इतना कम डिक्लाइन क्यों है, ये भी आज की एक न्यूज़ है, आगे उसमें हम समझेंगे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में इतनी कम अभी डिक्लाइन फ़िलहाल के लिए क्यों देखा गया है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ ने ऐसा चार्ट फॉलो किया है जो इस समय -6.5 के डाउन टर्न पे है। अब हम बात करते हैं कि ये कोर सेक्टर हैं क्या और कौन कौन से कोर सेक्टर्स होते हैं और किसका कितना रिप्रेजेंटेशन और उनकी वैल्यू क्या है। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि 8 सेक्टर्स हैं, इनको कोर सेक्टर बोलते हैं। क्यों कोर सेक्टर बोलते हैं? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन 8 सेक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, फर्टिलाइज़र हो, स्टील हो, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो, नेचुरल गैस हो और सीमेंट। जैसे कि सीमेंट और स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्रीकल्चर के लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेचुरल गैस और रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, ये सब हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारे 8 कोर सेक्टर हैं एज़ पर द ट्रिपल आई पी मतलब इंडियन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको सिंपल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब ये भी इसमें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल हो या इक्वल हो, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। कुछ का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ज़्यादा है और कुछ का कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। हालांकि जो टोटल इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो अप्रॉक्सीमेटली 40.27% है। मतलब ये सारे 8 जो कोर सेक्टर हैं ये 40.27% का वेट इंक्लूड करते हैं इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है? हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता हो, बट मैं यहाँ ब्रीफ में जाना चाहूँगी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इंडेक्स विच डिटेल्स आउट द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर इन एन इकोनॉमी। ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर जस्ट लाइक माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। तो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं किसी भी इकॉनमी में केवल ये 8 सेक्टर होते हैं, बट इनको कोर सेक्टर्स बोला जाता है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो 40.27% का है। अब देख लेते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। तो देख लेते हैं, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा वेट है हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, दैट इज़ 28.04%। और सबसे कम किसका है? फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन का, दैट इज़ 2.63%।
बाकी अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 19.85%, स्टील प्रोडक्शन 17.92%, कोल प्रोडक्शन 10.33%, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 8.98%, नेचुरल गैस प्रोडक्शन 6.88 एंड सीमेंट प्रोडक्शन 5.37%। तो इन्हें बोलते हैं हम कोर सेक्टर, और इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर करी जाती है, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है और इनका डेक्लाइन जो है वो रियली इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी में कितना ग्रोथ होने वाला है या कितना आगे आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ होगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 2। RIL ऑयल यूनिट स्टाफ फेस बिग पे कट्स। जैसा कि अभी हम सब रिसेंटली देख रहे हैं, चाहे वो TCS हो, चाहे वो अदर कंपनीज़ हो, LNT हो, उन सब ने कहीं ना कहीं, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पे कट्स तो नहीं बट इंक्रीमेंट को, अपने एम्प्लॉयज़ के इंक्रीमेंट को रोका है। TCS ने भी अपने एम्प्लॉयज़ के इंक्रीमेंट को रोका है। इसी तरह अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी एम्प्लॉयज़ के अदर इंक्रीमेंट्स को रोका है या कुछ पे कट किया है। तो उसी लाइन को, उसी फोरम को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी ज्वाइन कर लिया। Reliance Industries said on Thursday the company would cut 10% from the salaries of hydrocarbon segment employees who earn above than 15 lakh per annum। हाइड्रोकार्बन जो सेगमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, उनके एम्प्लॉयज़ का अप्रॉक्सीमेटली 10% उनका सैलरी डिडक्ट होगा उन सभी एम्प्लॉय की जिनकी सैलरी 15 लाख से ऊपर है। हालांकि जिनकी 15 लाख से नीचे हैं उनका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्रूड ऑयल का बिजनेस है वो एडवर्सली अफेक्ट हुआ है, और सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस रिलेटेड पैंडमिक से, और जिसकी वजह से फ्यूल डिमांड बहुत गिर गई है। तो कंपनी को फाइनेंशियली वायबल बनाए रखने के लिए, कंपनी पर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मिनिमाइज करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए 10% सैलरीज का डिडक्शन किया जाएगा। द कंपनी ऑल्सो सेड इट वुड डिफर द कैश बोनसेस। मतलब जो कि एम्प्लॉयज़ को जो कैश बोनस मिलते थे, इंक्रीमेंट मिलते थे, उनको भी इस साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने बोला है कि वो अपने इंटायर एनुअल कॉम्पनसेशन को भी डिडक्ट करेंगे। मतलब अपने पूरे साल का जितना कॉम्पनसेशन है वो भी, उसको भी फॉरगो कर देंगे, उसको नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ द डेप्रिशिएटिंग कंडीशन ऑफ द hydrocarbon segment of the Reliance Industries. The hydrocarbon business has been adversely impacted due to the reduction in the demand for refined products and petrochemicals. लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से डिमांड नहीं है, डिमांड की वजह से जो रिफाइनरी है, जो हाइड्रोकार्बन सेगमेंट से रिलायंस इंडस्ट्री का, वो एडवर्सली अफेक्टेड हो रहा है। कंपनी पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, जिसकी वजह से कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। और इसके बाद कंपनी ने ये भी कहा है कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की में भी जो डिडक्शन है वो उनकी सैलरी में भी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50% का डिडक्शन देखा जाएगा। जो रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी अपनी सैलरी का 30 to 50% कॉम्पनसेशन डिड्यूस कराएंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिस्ट्रेस ऑन द कंपनी। कंपनी रिप्रेजेंटेटिव मेशवानी ने कहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर पुट ऑन द हाइड्रोकार्बन सेगमेंट इट इज़ नेसेसिटेट टू ऑप्टिमाइज एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। तो इसी ड्यूरेशन में ये डिसीजन लिया गया है। और अगर हम बात करें किसने पिछले वीक LNT ने भी अपने एम्प्लॉयज़ का मॉनेटरी अप्रेजल रोक दिया था, और उनका जो इंक्रीमेंट है वो फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भी अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी इंक्रीमेंट और सैलरी हाइक जो था वो इस ईयर के लिए फ्रीज कर दिया है। वाइल 10% कट विल बी द फिक्स्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द सैलरीज ऑफ दोज अर्निंग मोर देन 50 लाख एनुअली। हालांकि रिलायंस के केस में सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज़ का 10% डिडक्शन होगा जो इनकी सैलरी 15 लाख से ज़्यादा है, जिनकी कम है उनका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। स्टेट रिफाइनर्स फिल अप द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स विद स्पेयर क्रूड ऑयल। जैसा कि हम पिछले कई डिस्कशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के पास अपने अभी 3 स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, और इंडिया में जो हमारे क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड भी गिर रही है। तो अब क्या हो रहा है, तो जितने भी इंडिया में रिफाइनर्स हैं या जो रिफाइनरीज हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो पब्लिक हो, ना दे आर डाइवर्जिंग देयर सेलिंग टूवर्ड्स द स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स कंपनी। क्यों? क्योंकि अब उनका प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, वो रिफाइनरी उनकी चल रही, मशीन्स चल रही हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन हो रहा है। मार्केट में सब डिमांड हो जाना, बट सप्लाई तो अभी है ही। तो जितनी भी स्टेट ओन रिफाइनर्स हैं उन्होंने कहा है कि दे विल हेल्प द इंडिया फॉर फिलिंग देयर स्ट्रैटेजिक स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 5.33 मिलियन टन्स। जो हमारे इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं कहाँ पर हैं? 3 जगह हैं।
मैंगलोर एंड पादूर इन कर्नाटका एंड विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। तो अब जो जितनी भी रिफाइनरीज हैं स्टेट ओन रिफाइनरीज, वो अपना ज़रा सारा प्रोडक्शन जो है वो इस ओर डायरेक्ट करेंगी और इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को फुल करेंगी फुल कैपेसिटी तक। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो 3 रिजर्वॉयर्स हैं इंडिया के, ये मई के एंड तक पूरे फिल्ड हो जाएंगे, जिससे कि अब इस समय ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो लो हैं। और लो ऑयल प्राइसेस में अगर इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को पूरा भर लेती है तो ये इंडिया के लिए अच्छा है भाई, प्रॉफिटेबल टर्म्स में इट इज़ गुड फॉर इंडिया। कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एंड मैंगलोर रिफाइनरीज आर यूजिंग 2.1 metric ton or over 15 million barrels of their spare crude for this purpose। तो ये सारी स्टेट ओन रिफाइनर्स जो हैं वो अब अपना प्रोडक्ट जो है वो किसको सेल करेंगे? इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को, ताकि जो इंडिया अपने रिजर्वॉयर्स है, इमरजेंसी रिजर्वॉयर्स इनको भी आप बोल सकते हैं, उनको फिल कर सके। ठीक है, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वॉयर, इसको ISPRL भी बोलते हैं। इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व फॉर द इंडिया इन इमरजेंसी पर्पस। और इसको कौन रन करता है? एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड इसकी देखरेख करता है और इसको रन करता है। द स्टेट ओन रिफाइनर्स आर करेंटली रनिंग रिफाइनरीज एट लेस देन 50% कैपेसिटी। हालांकि डिमांड है हो चाहे ना, बट फिर भी जितने भी स्टेट ओन्ड रिफाइनर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी का 50% तो अप्रॉक्सीमेटली रन ही कर रहे हैं। मतलब अगर जब वो पहले अगर 100 मीट्रिक टन प्रोड्यूस करते थे तो वो अब 50 मीट्रिक टन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाइंग मोर क्रूड ऑयल टू फिल द स्ट्रैटेजिक कैपेसिटी विल बी एडवांटेजियस फॉर इंडिया नाउ एज इंटरनेशनल क्रूड प्राइजेस आर फॉलिंग। बिलो प्राइस में हम अपना स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व भर लेंगे, कम प्राइस में भर लेंगे तो हमें इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़ायदा होगा। जो डेफिसिट हमारा होता है, क्योंकि हमारे डेफिसिट में जो क्रूड ऑयल होता है उसका बहुत मेजर पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम सस्ते में भर लेंगे तो इट विल बी बोलते हैं ना पॉजिटिव, इट विल गिव द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। प्राइस ऑफ द ब्रेंट क्रूड वॉज seen around $25 a barrel at 5 PM on Thursday। ब्रेंट जो क्रूड है उसका जो प्राइस अब भी चल रहा है वो 25 पर बैरल का चल रहा है। आप सबको पता है कि WTI और ये ब्रेंट क्रूड क्या है, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। और अगर आपको नहीं पता तो आप इसको डिटेल में थोड़ा सा देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड और WTI में क्या डिफरेंस है। इंडिया हैज़ अ 3 स्टोरेज फैसिलिटीज़ जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 5.33 MT ऑफ क्रूड ऑयल। विशाखापट्टनम हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1.33 MT, मैंगलोर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1.5 MT एंड पादूर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2.5 MT। जिसमें से अगर हम बात करें स्टेट ऑयल रिफाइनर्स, उसके अलावा कुछ प्राइवेट जो सेक्टर कंपनीज़ हैं वो भी इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को फिल करने में हेल्प कर रही हैं, जिसमें से आबू धाबी नेशनल कंपनी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और जो मैंगलोर फैसिलिटी है जो मैंगलोर में, इसमें तो ये भी इंडिया को हेल्प कर रहा है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को कैपेसिटी को फुल करने के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारी टोटल कैपेसिटी है वह 5.33 MT, वो कैपेसिटी वो मई तक पूरी भर जाएगी। आउट ऑफ दिस 2.1 MT विल बी कमिंग फ्रॉम द 4 स्टेट रन कंपनीज। 5.33 MT कैपेसिटी, जिसमें 2.1 जो है वो हमारे स्टेट ओन रिफाइनरीज के द्वारा पूरी करी जाएगी एंड रेस्ट विल बी फुलफिल बाय अदर प्राइवेट एंड अदर companies। According to the government consumption data, 5.33 MT capacity can meet around 9.5 days of the country's crude oil need। ये कंट्री जो जितना हमारे पास एक कैपेसिटी है 5.33 MT की, ये इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन की क्रूड ऑयल की डिमांड को या नीड को पूरा कर सकता है। और ये हालांकि इंटरनेशनल या अदर ग्लोबल प्लेयर्स को देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत कम है। ठीक है, अगर हम US की बात करें तो US के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, इतने ज़्यादा कि जो 27 मेंबर नेशंस हैं इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के, जो अदर 27 मेंबर नेशंस हैं, अगर उनकी सारी स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व की कैपेसिटी मिला ली जाए तो उससे भी ज़्यादा US के पास स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं। और यही केस चाइना के साथ भी है। चाइना के पास भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है जो महीनों तक अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व के बेसिस पर सर्वाइव कर सकता है अगर उसको बाहर से कोई सप्लाई नहीं मिलती है। इसी लाइन में इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो अभी 2 प्लांट और प्रपोज किए गए हैं, एक चंद्रिकोल में और एक पादुर में
दो प्लांट और स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को प्लान किया जा रहा है कि इनकी भी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 4 MT और 2.5 MT की होगी, जिससे कि इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 21 दिन तक बढ़ जाएगी। मतलब अगर ये दोनों हमारे फुल बन जाते हैं और फुली स्टोरेज कैपेसिटी अचीव हो जाती है तो इंडिया के पास 21 दिन के लिए हमारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसकी नीड पूरी कर पाएंगे। तो देखते हैं कब तक होता है। और इसके बाद एक न्यूज़ और है इसी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कि अब जब हमारे मई एंड तक जब हमारे सारे स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो पूरे भर जाएंगे तो अप्रैल में जो है वो इंडिया फोर्स मेजर क्लॉज जो है वो अपने क्रूड ऑयल परचेजर्स के अगेंस्ट इन्वोक करेगा। ये क्या है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लॉज के अंडर जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑब्लिगेशंस के लिए थोड़े दिन के लिए डिफ़र कर देते हैं। तो इंडिया फोर्स मेजर क्लॉज को इन्वोक करेगा अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, UAE, इराक, कुवैत, और उनसे कहेगा कि जो पेमेंट जो वॉल्यूम आप उन्हें डिलीवर करने वाले हैं रिसेंटली इन में, वो अब आप आगे डिफ़र कर दें, उसको आगे अगले मंथ्स में पे करें या नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स में पे करें। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है और डिमांड भी नहीं है। तो फोर्स मेजर क्लॉज इज अ सिंपल क्लॉज इन एग्रीमेंट जिसमें आप बायर्स या जो आपका ऑब्लिगेटर होता है उसको थोड़े टाइम के लिए डिफ़र कर देते हैं उसके ऑब्लिगेशन से। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है, ये देख लेते हैं। जैसा कि हमारा स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स का ग्रोथ बढ़ी है, मतलब हमारे स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स बढ़े हैं, और ये दिया हुआ है कि किस प्लांट की किस स्ट्रैटेजिक रिजर्वॉयर्स की कितनी कैपेसिटी है। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में है? पादुर में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4। ₹65,000 करोड़ पैकेज नीडेड फॉर पुअर। राजन, राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच में एक मीटिंग हुई जिसमें रघुराम राजन ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि इंडिया को करीब 65,000 करोड़ का पैकेज लेकर आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट्स पुअरर सेक्शन और मार्जिनलाइज सेक्शन। और जो गवर्नमेंट इस समय जो जिस तरह के रिलीफ पैकेजेस लेकर आ रही है दैट आर नॉट सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि नेशन वाइज लॉकडाउन ने उनकी लाइवलीहुड छीन ली। जो उनके पास ऑलरेडी इमरजेंसी रिजर्व्स था, जो पुअर सेक्शन के पास जिन्होंने अपने इमरजेंसी के लिए सिक्योर कर रखा था, वो भी उनका ख़त्म हो रहा है, डिप्लीट हो गया है। तो अब ये गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी बन जाता है कि वो एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज लेकर आए अपने पुअर सेक्शन को सेव करने के लिए। रघुराम राजन ने कहा कि इंडिया की जो GDP है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 ट्रिलियन की है, जिसमें से अगर 65,000 करोड़ रुपए देने हो तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट अ गवर्नमेंट कैन ईजिली डू इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमिकली डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसी इंटरव्यू में, उसी मीटिंग में रघुराम राजन ने यह भी बताया कि जो पिछली बार गवर्नमेंट 1.7 ट्रिलियन का पैकेज लेकर आई थी जिसमें उसने अपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बात करी थी, उसका भी थोड़ा सा इन्होंने एनालिसिस करके बताया कि दैट वाज नॉट अ न्यू स्पेंडिंग। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम को फ्रंट लोड करके उसमें से कुछ इधर उधर से पैसा निकाल करके अदर स्कीम से जो उनको इन्फ्यूज़ करके मनी जो है मार्केट में सर्कुलेट किया था, उसमें से एक पैसे की भी न्यू स्पेंडिंग है। बहुत ज़्यादा अमाउंट जो मेजर सेक्शन था उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम थी उन्हीं को इन्वॉल्व किया गया था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसमें देखने को नहीं मिला, जिससे कि जो पुअर सेक्शन है उनके हाथ में पैसा एक्चुअली नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा भी है वो उन्हीं के द्वारा जो सेव किया और डिफरेंट स्कीम्स जो उन्होंने अपने लिए सेव किया था वही पैसा उनको अभी इमरजेंसी के ड्यूरेशन में दे दिया गया जो उनको ऑलरेडी सेव था। और अब वो सेविंग अमाउंट भी ख़त्म हो चुका है, जिसलिए गवर्नमेंट को अब बहुत ज़रूरत है कि वो एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज लेकर आए पुअर सेक्शन के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जब बिग पार्ट ऑफ दैट पैकेज, जो पैकेज 1.7 ट्रिलियन का अनाउंस किया गया था फर्स्ट पैकेज, द बिग पार्ट ऑफ दैट पैकेज वॉज नॉट द न्यू स्पेंडिंग बट रादर देन फ्रंट लोडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग आउटले ऑन द स्कीम सच एज PM किसान। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम थी उनको मर्ज करके गवर्नमेंट ने 1.7 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस कर दिया, ऐसा रघुराम राजन का कहना है। जिसमें से 31,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस फंड का यूज़ किया गया, वेयर द कॉर्पस कम्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड इज मेंटेन्ड बाय स्टेट विद नो कंट्रीब्यूशन बाय सेंटर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ दैट स्कीम। जिसमें कि जो प्रधानमंत्री किसान, जो ये 1.7 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया गया था, इसमें प्रधानमंत्री किसान स्कीम को भी इन्वॉल्व किया गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस फंड है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है।
एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के विड्रॉल को भी इन्वॉल्व किया गया। तो राजन का कहना ये है कि आपने जो ये पैकेज लाया है इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं इनको सब्ज्यूम कर लिया गया, कोई भी नया एक्सपेंडिचर इसमें कुछ नहीं हुआ है। आपने प्रधानमंत्री किसान को सब्ज्यूम कर लिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को सब्ज्यूम कर लिया, वेलफेयर सेस को सब्ज्यूम करके आपने ये पैकेज लाया। देयर वॉज ऑन एनी न्यू स्पेंडिंग या बहुत कम न्यू स्पेंडिंग थे, जिससे कि जो इवेंचुअल सेक्शन था पुअर का मार्जिनलाइज सेक्शन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने उसी की सेविंग्स को उसी को वापस कर दिया एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। नन ऑफ दीज कैन बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंडिचर आइटम। तो इनको एक्सपेंडिचर नहीं माना जा सकता। आपने सिर्फ फ्रंट लोडिंग करी है, कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम जो सेविंग्स थी उनको आपने अभी रिलीज़ कर दिया, जो कि ऑलरेडी बिलोंग करती थी वर्कर से और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से। इसी में रघुराम राजन ने कहा है कि एक कैलिब्रेटेड प्लान की ज़रूरत है अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ह्यूमैनिटेरियन डिवास्टेशन इंडिया में ना आए ड्यू टू कोविड-19। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 4। डिफेंस कॉस्ट हाई ऑन पर्सनल, लो ऑन मॉडर्नाइजेशन। जैसा कि कल की न्यूज़ में हमने देखा था कि एक एजेंसी थी, उस एजेंसी ने रिसर्च करी है। वो एजेंसी कौन सी थी और कहाँ की थी आप मुझे बताएंगे। हालांकि हो सकता है आगे न्यूज़ में दिया हो, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे किस एजेंसी ने ये रिसर्च करी थी। तो a well respected Swedish think tank which announced on Monday that India was now the world third biggest military spender, जिसमें ये कहा गया था कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन गया है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो इसी न्यूज़ को थोड़ा सा एनालाइज किया गया है और कहा गया है कि पता नहीं जो एजेंसी थी जिसने एक्चुअली में कैलकुलेशन किया व्हाट द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेशन, बट एज़ पर द गिवन डेटा बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट फोरम्स, इंडिया कहीं पर भी थर्ड पोजीशन पर रैंक नहीं करता है। एज़ पर स्वीडिश थिंक टैंक, इंडिया का जो एक्सपेंडिचर था डिफेंस एक्सपेंडिचर इन ईयर 2019 वो 17.1 बिलियन था, जो कि ज़्यादा था किससे, रशिया से और सऊदी अरेबिया से। बट जो इंडिया के जो बजटरी फिगर्स हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि इंडिया का जो एक्सपेंडिचर रहा है डिफेंस एक्सपेंडिचर वो सिर्फ $59.7 बिलियन का रहा है, जो एक्चुअली इंडिया को 5th पोजीशन पर प्लेस करता है, ना कि 6th पोजीशन पर। अब इस स्वीडिश थिंक टैंक ने किस बेसिस पर यह 17.1 का कैलकुलेशन किया है, 70.1 का कैलकुलेशन, इट इज़ क्वाइट एम्बिगुअस। हालांकि गवर्नमेंट ने जो बजट दिया था इस बार का, उसमें मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि डिक्रीज़ किया है बजटरी एलोकेशन को। जब बजटरी एलोकेशन को डिक्रीज़ किया गया सैलरीज़ में भी, पेंशन्स में भी, सिविलियन स्टैब्लिशमेंट में भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोस्ट गार्ड और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सब में अगर सिविलियन जो बजट आया उसको एलोकेशन को अगर डिक्रीज़ किया गया है, तो जो ये सिप्री है जिसने ये रिसर्च करी थी, ये 71.1 बिलियन के फिगर पर कैसे पहुँचा, स्टिल इट इज़ एम्बिगुअस। SIPRI is also incorrect in stating that India spent 2.7% of its GDP. एज़ पर दैट रिपोर्ट इंडिया जो है वो अपने टोटल GDP का 2.7% डिफेंस में एक्सपेंडिचर के फॉर्म में यूज़ करता है। हालांकि जो मोस्ट रिसेंट फिगर है एज़ पर द इंडियन गवर्नमेंट वो है 2.18%। और अगर इस फिगर को जो इंडियन गवर्नमेंट के जो डेटा है अगर उसको इंक्लूड किया जाए या उसको माना जाए, तो इंडिया जो है वो 5th या 6th पोजीशन पर पहुंचता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, ना कि 3rd पोजीशन पे। इंडिया एलोकेट बाय फार द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स डिफेंस बजट्स ऑन पर्सनल कॉस्ट विद हैफ्टी 59% गोइंग टू सैलरीज एंड पेंशन। और अगर डिफेंस की बात करें, अगर डिफेंस में विद इन द डिफेंस बात करें कि कैसा एक्सपेंडिचर होता है, तो इंडिया का जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है डिफेंस का वो जाता है पर्सनल कॉस्ट में। पर्सनल कॉस्ट मतलब सैलरीज और पेंशन को पे करने में, रादर देन मॉडर्नाइजिंग द इक्विपमेंट। और जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बेसिकली इसी बात पे है कि इंडिया अपने इक्विपमेंट या मॉडर्नाइजेशन पे, या कंट्रीज अपने इक्विपमेंट या मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे कितना खर्च करते हैं। और इंडिया के केस में खर्च तो हो रहा है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ दैट गोज़ टू द सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ द मिलिट्री पर्सनल, ना कि मॉडर्नाइजेशन और बाइंग ऑफ द इक्विपमेंट्स और मिलिट्री वेपन्स। हालांकि ये कहा जा रहा है US UK जो अपने पर्सनल और सोल्जर्स को सबसे ज़्यादा सैलरी पे करते हैं, वो भी केवल 38% और 30% ही उनकी कॉस्ट जो है पर्सनल कॉस्ट आती है। मतलब पूरा सैलरी और पेंशन मिला करके उनके टोटल एक्सपेंडिचर केवल 38 और 30% ही आता है, और इंडिया कितना आता है 59%। तो
इट्स सरप्राइजिंगली कि कैसे इंडिया को आर्मामेंट की रेस में थर्ड पोजीशन पर डाल दिया गया, क्योंकि इंडिया हमेशा से एक बहुत ही शांति प्रिय कंट्री रहा है। इंडिया को जो भी डिफेंस में खर्च करने की ज़रूरत पड़ती भी है वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया के जो नेबर्स हैं, इंडिया हैज़ गॉट अ हॉस्टाइल नेबर्स जस्ट लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, जिसकी वजह से जो इंडिया को थोड़ा सा इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन पर खर्च करना भी पड़ता है, बल्कि लेकिन वो भी अदर कंट्रीज़ के जो अदर सुपर पावर्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। ये इस टोटल न्यूज़ एनालिसिस का जिस्ट है। अनसरप्राइजिंगली द हैवी आउटगो ऑन personal costs result in India having the lowest percentage spent on equipment modernization। क्यों? क्योंकि हम अपने 59% हम अपने पर्सनल सैलरी और पेंशन में ही दे देते हैं, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 25% ही बचता है जो कि हम इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन में कर सकें, जो कि हम एक्चुअली स्पेंड करते हैं आर्मामेंट्स को खरीदने में या इक्विपमेंट्स को या मिलिट्री इक्विपमेंट्स को खरीदने में एक्चुअली स्पेंड होता है वो केवल 25% का होता है। वहीं चाइना में 41%, यूके का 42%, इवन पाकिस्तान का भी इंडिया से ज़्यादा है, दैट इज़ 37%। मतलब चाइना, यूके, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं ये अपने जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसका मेजर पोर्शन ये आर्मामेंट्स या इक्विपमेंट्स को, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ख़रीदने में लगाते हैं, जबकि इंडिया का जो मेजर पोर्शन है वो जाता है अपने पर्सनल्स की सैलरीज़ और उनकी पेंशन्स में। कंट्रीज़ लाइक यूके प्लान इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन फॉर 10 ईयर्स विंडो। जैसे अगर हम इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन की बात करें कि मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं वो कब कब अपना इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन करते हैं, कितने कितने साल में अपने इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज करते हैं या रीप्लेस करते हैं या उन नए खरीदते हैं, तो जो यूके है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर की विंडो लेकर चलता है कि आफ्टर एवरी 10 ईयर वो इक्विपमेंट को रीअसेस करेगा और देखेगा क्या उसमें मॉडर्नाइजेशन की या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। वेयर एज इन इंडिया इट इज़ 15 ईयर्स लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव। इंडिया के केस में ये 15 साल की विंडो है। मतलब इंडिया 15 साल बाद अपने इक्विपमेंट्स को, किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स को या आर्मामेंट को मॉडर्नाइज करने की बात सोचता है। वो भी हो पाता है नहीं हो पाता, दैट इज़ अनदर कंसर्न। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो हमारे जो डिफेंस के जो पर्सनल्स हैं या जो विंग्स, डिफरेंट विंग्स हैं, वो सिर्फ अपनी विश लिस्ट लेकर रह जाती हैं। एक्चुअली में मॉडर्नाइजेशन हो भी नहीं पाता बिकॉज ऑफ द बजटरी रिस्ट्रिक्शंस। और इतना अपने पर्सनल पे स्पेंड करने, सैलरी और पेंशन में इतना एक्सपेंडिचर करने के बाद भी इंडिया केवल पाकिस्तान से आगे है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर as per soldier. India is ahead only of Pakistan in terms of the amount spent on each soldier a year including salary, equipment and training cost। अगर हम बात करें कि इंडिया, कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं इंडिया 59% अपने सोल्जर पर इन्वेस्ट करता है अपने टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का, तो इंडिया में मतलब अच्छा सैलरी पैकेज होगा या अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती होंगी सोल्जर्स को, ऐसा भी नहीं है। इंडिया अगर पर सोल्जर की बात करिए, पर सोल्जर कितना जाता है, तो केवल पाकिस्तान से ही आगे, बाकी सब जो 5 टॉप नेशंस हैं उनसे पीछे है। चाइना से पीछे है, यूके, यूएसए सबसे पीछे है। मतलब हर ये सारे कंट्रीज़ अपने सोल्जर्स पर इंडिया से कई गुना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। तो किस बेसिस पर इस रिपोर्ट ने इंडिया को थर्ड पोजीशन पर प्लेस किया है? स्टिल इट इज़ वेरी doubtful. While the US spent over $500,000 per soldier and UK spent approximately $3,67,000, India spent a mere $43,000 पर इंडिविजुअल। तो इंडिया का ये एक्सपेंडिचर है, यूएस का सबसे ज़्यादा $500,000 पर सोल्जर। तो ये कहाँ पर पहुँच रहा है इंडिया, किस टर्म्स में इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, रिपोर्ट ने कौन से बेसिस लिए हैं कैलकुलेशन के, ये बहुत डाउटफुल है। कॉन्सिक्वेंटली द इंडियन मिलिट्री इज़ अ मैन पावर हैवी थ्रॉन्ग दैट इज़ पुअरली आर्म्ड, इक्विप्ड एंड ट्रेड। इतना खर्च करने के बाद भी इंडिया का बोला जाता है कि जो मैन पावर है, जो इंडिया के एक्चुअली सोल्जर्स हैं, दे आर पुअरली आर्म्ड, इक्विप्ड एंड पुअरली ट्रेंड। While China shows up well behind the US on almost every count, many defense analysts argues that China's expenditure figures are misleading। हालांकि चाइना को दिखाया जाता है कि चाइना जो यूएस से बहुत पीछे अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि चाइना जो है वो गलत फिगर्स या मिसलीडिंग फिगर्स देता है ताकि कोई उसकी एक्चुअली मिलिट्री जो स्ट्रैटेजी है उसको पहचान ना सके, जान ना सके। कंट्रीज़ जो हैं वो डिस्गाइज रहें कि चाइना इज़ वेरी पीसफुल नेशन और वो अपने मिलिट्राइजेशन पे या मिलिट्री पर या मॉडर्नाइजेशन पर या डिफेंस से बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता है, वो एक्चुअली डेवलपमेंट पर
स्पेंड करता है। तो बट बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये फिगर्स जो चाइना देता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर कैलकुलेटिंग द रैंक्स, ये मिसलीडिंग है। एक्चुअली चाइना का एक्सपेंडिचर मिलिट्री पर, आर्मामेंट्स में बहुत ज़्यादा है। दीज फिगर्स यूज़ कन्वेंशनल करेंसी कन्वर्जन्स विदाउट एडजस्टिंग फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी। और इस जो रिपोर्ट आई है इसमें अलग तरह के इसके इन सब के अलावा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी को भी इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है करेंसी कन्वर्जन को लेकर के। वही अगर हम इंडियन करेंसी को डॉलर से मैच कराते हैं, उसी को उस एक्सपेंडिचर को मैच कराते हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी को भी नहीं इंक्लूड किया गया है। जैसे कि चाइना जैसा जो कंट्री है वो मैक्सिमम ये कोशिश करता है कि वो अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इंडिजीनियसली ही डेवलप कर रहे रादर देन बाइंग देम एट अ डॉलर प्राइस फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। तो हर कंट्री की अपनी अलग, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो, इंडिया हो, की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी है। तो इस रिपोर्ट ने जो थिंक टैंक, जो स्वीडिश थिंक टैंक है, इसने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है सिप्री ने, इसके क्या बेसिस हैं ये अभी भी नहीं पता है। बहुत सारे लूपहोल्स भी देखे हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी को भी इंक्लूड नहीं किया, करेंसी कन्वर्जन को भी इंक्लूड नहीं किया गया। तो किस बेसिस पर ये रैंकिंग करी गई है? क्योंकि एज पर द डेटा करेंटली अवेलेबल विद द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया रैंक्ड अपार्ट फ्रॉम 6-7 और पोजिशंस। अगर थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख लें तो स्टैटिस्टिक्स ये है जिसमें इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो कितने बिलियन में, तो इंडिया को थर्ड पोजीशन पर, रशिया से भी बोला जाए अगर जो नॉर्मल कंपैरेटिव स्पेंडिंग है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं, जो डेटा गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे दिया होता है उसके अकॉर्डिंग, तो इंडिया अपने डिफेंस बजट में 4th पोजीशन पर आता है। रशिया का जो डिफेंस बजट है वो इंडिया से ज़्यादा है। मिलिट्री पर्सनल पे इंडिया इतना खर्च करता है 1 पॉइंट, जो कि रशिया से भी कम है, बट जो कि ज़्यादा है यूएसए से। और अगर बात करें स्पेंडिंग पर मैन, तो स्पेंडिंग पर मैन इंडिया की बहुत कम है कंपैरिजन टू टॉप 3 लीडर्स। और पर्सनल कॉस्ट जो इंडिया की है, परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, वो 59 जो सबसे ज़्यादा है अमंग ऑल द कंट्रीज़। 59% इंडिया अपने टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का अपने पर्सनल की सैलरीज और पेंशन को पे करने में देता है। इक्विपमेंट पर इंडिया सबसे कम, इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन में इंडिया का सबसे कम प्रोपोर्शन है, दैट इज़ 25%, लेस देन इवन पाकिस्तान। तो ये कहना कि इंडिया अपने आर्मामेंट में, मिलिटराइजेशन पे, डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, स्टिल नॉट अ राइट स्टेटमेंट एज पर दिस एनालिसिस। आज का न्यूज़ एनालिसिस, आज का न्यूज़ ऑफ द डे, कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स बाय 6.5%, जिसमें आपके से बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कोर सेक्टर्स क्या हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है। कभी कभी सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, कभी कभी पूछ जाता है कौन कौन से हैं कोर सेक्टर, तो उसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। आज का वोकेबलरी ऑफ द डे, थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग ये हमने वर्ड कहाँ यूज़ किया था, ये हमने थ्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है इंडियन मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर वाली रिपोर्ट है, इससे पहले वाली रिपोर्ट, वहाँ पर हमने बोला था कि इंडिया की जो मिलिट्री वो थ्रॉन्ग है, वो थ्रॉन्ग है विद पुअर ट्रेनिंग एंड पुअर इक्विपमेंट्स। तो थ्रॉन्ग मतलब भीड़। All these are the references. If you like, please share and subscribe. Thank you, student.